ओके, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो चैप्टर 2 स्टार्टिंग है थर्मोडायनेमिक्स का। तो इसमें एक टर्म होता है थर्मल रिजर्वायर। तो सबसे पहले कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय द थर्मल रिजर्वायर। तो थर्मल रिजर्वायर इज नथिंग इज द इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी मीन्स कि कोई एक ऐसा रिजर्वायर है, अगर उस सिस्टम से या उस बॉडी से अगर हम कोई भी हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं या देते हैं, तो उस रिजर्वायर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उस तरह के बॉडी को हम थर्मल रिजर्वायर कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है, सेकंड जो टर्म है वो है हमारा हीट इंजन। सेकंड जो टर्म है वो हमारा क्या है, हीट इंजन है। सेकंड टर्म है वो है हमारा हीट इंजन। तो हीट इंजन इज ए डिवाइस, ये भी एक एज डिवाइस है कि जो दो थर्मल रिजर्वायर के बीच में काम करता है। एक सोर्स टेम्परेचर होता है T1, एक सोर्स टेम्परेचर होता है T2, और हमको नेटवर्क आउटपुट में मिलता है। तो बेसिकली हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा इंजन होता है जो थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कहने का इन द सेंस ये है कि एक सोर्स टेम्परेचर T1 होगा, एक थर्मल रिजर्वायर T1, एक थर्मल रिजर्वायर T2, और उसमें से हम क्या करेंगे, उसमें से हम क्यू अमाउंट का हीट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और क्यू अमाउंट का हीट हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और हीट इंजन कुछ वर्क डन करेगा, और जो भी रिमेनिंग हीट बच जाएगा उसको वो लोअर टेम्परेचर में भेज देगा। तो उसे हम हीट इंजन कहते हैं। तो यहाँ से Q1 आ रहा है, यहाँ से Q2 जा रहा है, यहाँ से नेटवर्क डन Q1 माइनस Q2 विच ऑपरेट ऑन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, जो कि ऑपरेट कर रहा है थर्मोडायनेमिक साइकिल में। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज द नेटवर्क डन अपन हीट सप्लाइड W नेट अपन Q1। तो नेटवर्क डन Q1 माइनस Q2, तो नेटवर्क डन हमारा हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपन Q1। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लासियस स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान देंगे स्टेटमेंट पे, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए हीट इंजन टू प्रोड्यूस नेटवर्क इन ए कंप्लीट साइकिल इफ इट एक्सचेंज हैज ओनली विथ बॉडी एज ए सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर। सिंगल फिक्स्ड टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि वह मतलब ऐसा हम कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते, ऐसा हीट इंजन हम नहीं बना सकते जो एक सिंगल रिजर्वायर पर काम करके हमको नेटवर्क डन दे दे। तो इस तरह का इंजन बनाना क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे ये देखो, यह एक हीट इंजन है, तो ये हीट इंजन T1 सोर्स से Q1 की हीट ले रहा है और नेटवर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने यह कहा था कि हम ऐसा कोई एक हीट इंजन नहीं बना सकते जो कि सिंगल रिजर्वायर पर काम करे और कुछ वर्क डन प्रोड्यूस करे। तो ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी एक हीट इंजन होगा वह अगर सोर्स टेम्परेचर से कोई अमाउंट का हीट लेगा तो कुछ ना कुछ हीट वो सिंक टेम्परेचर में एक्सट्रैक्ट करेगा। तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस कोई भी हीट इंजन की एफिशिएंसी हम 100% नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ लॉस वगैरह तो होगा ही होगा। तो उस तरह के इंजन को हम क्या कहते हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहते हैं। और इस तरह के इंजन को हम परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन सेकंड काइंड कहते हैं। परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन सेकंड काइंड कहने का इन द सेंस है कि अगर कोई हीट इंजन ऐसा है जिसकी एफिशिएंसी 100% आ जाती है, हालांकि एफिशिएंसी जो होती है वो 100% नहीं होती है, एफिशिएंसी 100% से कम ही होती है। बट अगर ऐसा कोई मशीन है जिसकी एफिशिएंसी 100% है, तो इस तरह की मशीन को हम परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड कहते हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड के बारे में बताया गया है कि हीट इज नोन एज द लो ग्रेड एनर्जी और वर्क इज मतलब कार्ड एज हाई ग्रेड एनर्जी। हम हीट को
हीट को टोटली, यानी टोटली मीन्स 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब लो ग्रेड एनर्जी को हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो दिस इज नोन एज परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ सेकेंड काइंड्स। सेकेंड है आपका क्लासेस स्टेटमेंट। क्लासेस स्टेटमेंट कहता है बेसिकली क्लासेस स्टेटमेंट फॉलो होता है उनके लिए हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए। तो ये भी इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच ऑपरेटिंग इन ए साइकिल विल प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कूलर टू ए हॉटर बॉडी। कहने का इन द सेंस ये है कि कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर या कोई ऐसा एक हीट पंप हम नहीं बना सकते कि विदाउट वर्क डन लिए वो लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट को भेज सके। तो इस तरह का हीट पंप या रेफ्रिजरेटर पॉसिबल नहीं है। अगर कोई हीट पंप या रेफ्रिजरेटर को लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर वर्क डन कराना है या हीट ट्रांसफ़र करनी है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क इनपुट देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क इनपुट हमको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द रेफ्रिजरेटर केस एंड दिस इज अबाउट द हीट पंप केस। दो चीज़ और याद रखेंगे कि रेफ्रिजरेटर के केस में जो डिजायर इफेक्ट होता है वो हमारा लोअर टेम्परेचर होता है, और हीट पंप के केस में जो भी हमारा डिजायर इफेक्ट होता है वो हमारा हायर टेम्परेचर होता है। तो आप एक चीज़ ये याद रखेंगे कि रेफ्रिजरेटर केस में जो डिजायर इफेक्ट होता है वो लो टेम्परेचर बॉडी होती है, और हीट पंप के केस में जो भी डिजायर इफेक्ट होता है वो हाई टेम्परेचर बॉडी होती है, यानी T1 होता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगी। COP निकालने के लिए डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, COP निकालने के लिए डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इनका फार्मूला होता है। COP मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, एंड हीट पंप के केस में Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। Q1 क्यों है? क्योंकि Q1 मतलब हीट पंप के केस में जो भी है आपका हाई टेम्परेचर बॉडी डिजायर इफेक्ट है, और रेफ्रिजरेटर केस में जो भी है लोअर टेम्परेचर बॉडी डिजायर इफेक्ट है। तो उसे हम इस तरह से हम COP ऑफ रेफ्रिजरेटर और COP ऑफ हीट पंप निकालते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्नाट साइकिल के बारे में। तो कार्नाट साइकिल बेसिकली कार्नाट ने दिया था, और कार्नाट साइकिल में बेसिकली 4 प्रोसेस होते हैं। Process 1 to 2, this is PV diagram, this is pressure, and this is volume diagram, and this is TS diagram, this is temperature, and this is entropy diagram. Okay, तो प्रोसेस 1 से 2 इज आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2 जो है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस है, और 2 से 3 जो है 2 से 3 रिवर्सल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। कहने का इन द सेंस है जो प्रोसेस 1 से 2 है वह आइसोथर्मल हीट एडिशन मीन्स जो भी हीट का एडिशन होगा उसमें टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। 2 to 3 रिवर्सल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। रिवर्सल एडियाबैटिक आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन मीन्स जो भी हीट का ट्रांसफर होगा एडियाबैटिक होगा, यानी एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी एडियाबैटिक में हीट का ट्रांसफर 0 होता है। और 3 से 4 इज आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस। एंड 4 से 1 आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन, मतलब आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मीन्स रिवर्सल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये हमारा PV डायग्राम है, ये हमारा TS डायग्राम है, देख सकते हैं। PV डायग्राम प्रोसेस 1 से 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन, टेम्परेचर 1 से 2 जो है कांस्टेंट है। कोई भी हीट और एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी 0 होता है, यानी Q की वैल्यू 0 होती है, यानी हीट ट्रांसफर 0 होता है। 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। तो ये हमारा क्या है, कार्नाट साइकिल है। कार्नाट साइकिल में आप ये याद रखेंगे कि 4 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस, दूसरा होता है रिवर्सल एडियाबैटिक या आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, 3 से 4 होता है आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, एंड 4 से 1 होता है आइसोट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे कि जो भी हीट प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है, जो भी इंजन जो हमको वर्क आउटपुट देते हैं, उनकी जो साइकिल बनती है वो क्लॉकवाइज बनती है। कैसे बनती है? क्लॉकवाइज बनती है। कहने का इन द सेंस ये है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साइकिल प्रोड्यूसिंग वर्क दे आर क्लॉकवाइज वर्क, ठीक है। जो इंजन आपको वर्क डन देगा तो वो उस तरह के इंजन को जो क्लॉकवाइज होंगे, और जो इंजन वर्क कंज्यूम करेगा, यानी जिस इंजन को हम वर्क इनपुट में देंगे तो उसका जो भी TS डायग्राम बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा।
तो यहाँ पे लिखा है इफ द साइकिल इज इन क्लॉकवाइज देन दे आर वर्क टुगेदर, और एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्यू नेट। तो यहाँ से इसका आप इसका डेरिवेशन आप दे सकते हैं, डेरिवेशन इन द सेंस देख सकते हैं, डेरिवेशन आप दे सकते हो, डेरिवेशन इन द सेंस देख सकते हो कि ठीक है, ये एक सोर्स टेम्परेचर T1 है, एक सोर्स टेम्परेचर T2 है, ये एक हीट इंजन है जो W नेट प्रोड्यूस कर रहा है, और जो भी नेटवर्क डन होगा वो Q1 माइनस Q2 होगा। ठीक है, Q1 माइनस Q2, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो कार्नोट के लिए हम जानते हैं वैसे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हैं फॉर ए प्रोसेस के लिए कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डब्ल्यू। तो फॉर 1 से 2, 1 to 2 इन द सेंस 1 से 2 का मतलब यह है कि जो भी 1 से 2 का मतलब यह है कि आइसोथर्मल हीट एडिशन जब भी हम प्रोड्यूस करेंगे तो जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो जीरो होगा। तो जो भी हीट का जो भी ट्रांसफ़र होगा वो किसके बराबर होगा, जो भी हीट का जो ट्रांसफ़र है वो नेट वर्क डन के बराबर होगा। तो जो नेट वर्क डन है हमारा, नेट वर्क डन हमारा MR T1 ln V2 अपॉन V1, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, या इसी को MR T1 ln V2 अपॉन V1 हम लिख सकते हैं। तो वो 1 to 2 के लिए आइसोथर्मल हीट एडिशन जो होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। उसी तरह प्रोसेस 3 से 4 के लिए, प्रोसेस Q2 के लिए मतलब आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन MR T1 ln V4 अपॉन V3। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कुछ मतलब आपको याद रखेंगे पढ़ेंगे, कुछ उनके पैरामीटर होते हैं। PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये होता है। दूसरा T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा कॉन्स्टेंट, और V3 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेसिकली इसके तीन इक्वेशन होते हैं, तीन इक्वेशन होते हैं। पहला होता है PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पहला होता है PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट पहला होता है आपका, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये पहला होता है। दूसरा होता है T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू गामा कॉन्स्टेंट। एक और होता है TB की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए 3 इक्वेशन होते हैं। तो तीनों इक्वेशन हम पुट किए हैं, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV इक्वल टू MRT। तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू PT अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू गामा, या V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ये 3 इक्वेशन आप याद रखेंगे। ये तीनों इक्वेशन हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। जब भी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तो हम ये तीनों यूज कर सकते हैं। T2 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा बराबर V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेस 2 से 3 हमारा क्या है, 2 से 3 हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो T2 अपॉन T3 इक्वल टू P2 अपॉन P3 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या V3 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1 गामा। और 4 से 1 भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो T4 अपॉन T1 इक्वल टू P4 अपॉन P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, या V1 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस गामा। तो यहाँ से जो भी इसको हम सॉल्व करेंगे ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे V2 अपॉन V3 जो होगा, V2 अपॉन V1 जो होगा V3 अपॉन V4 के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 में Q2 इक्वल टू MR T1 ln V4 अपॉन V3, या MR T1 ln V2 अपॉन V3। ठीक है, तो जो भी कार्नोट साइकिल की जो भी एफिशिएंसी आएगी तो 1 माइनस T2 अपॉन T1, या 1 माइनस TL अपॉन TH के गाना के इन द सेंस 1 अपॉन लोअर टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर। तो कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी जो भी होगी वो डिपेंड करती है लोअर टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, यानी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कौन सा आप सब्सटेंस आप यूज करिए हो, वर्किंग मीडियम कौन सा है उस पर यूज डिपेंड नहीं करती है। कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी डिपेंड करती है सोर्स और सिंक टेम्परेचर पे, या लोअर टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पे। कार्नोट थ्योरम ये कहता है, कार्नोट थ्योरम कहने का इन द सेंस ये है कि एक सोर्स टेम्परेचर है और एक सिंक टेम्परेचर है।
तो सोर्स टेम्परेचर और सिंक टेम्परेचर के बीच में हम एक हीट इंजन, ये हीट इंजन 2 और हीट इंजन 3, और 3 हीट इंजन हम क्या किए हैं, ऐड किए हैं। तो उस केस में देखिए क्या होता है, 2 और 3 आइडियल और रिवर्सिबल इंजन है। 2 और 3 आइडियल और रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो इफिशियंसी जो 2 की होगी इफिशियंसी 3 के बराबर होगी। तो इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज सेम। कहने का इन द सेंस कार्नोट थ्योरम ये कहता है कि अगर एक सोर्स टेम्परेचर और एक सिंक टेम्परेचर है और उनके बीच में कई सारे हीट इंजन वर्क कर रहे हैं, तो जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है, अगर वह सेम टेम्परेचर और सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहे हैं, तो उनकी जो भी एफिशिएंसी होगी वो सेम होगी। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज सेम। सिंस द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम हीट रिजर्वायर आर सेम, the efficiency of reversible engine is independent of the nature and amount of working substance undergoing the cycle। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट मीन्स ये जो लाइन है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी रिवर्सिबल हीट इंजन है, वह रिवर्सिबल हीट इंजन जो भी जितने भी होते हैं, अगर सेम हीट रिजर्वायर के बीच में काम कर रहे हैं, तो वह नेचर या अमाउंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेज। आइडियल प्रोसेस यानी रिवर्सल हीट इंजन में अब लिख सकते हैं Q2/Q1 जो होता है वो T2/T1 के बराबर होता है फॉर हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर के केस में। और हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर के केस में जो भी हमारा डिजायर इफेक्ट होता है वो लोअर टेम्परेचर होता है T2, और हीट पंप के केस में जो भी हमारा डिजायर इफेक्ट होता है वो हाई टेम्परेचर होता है T1। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालेंगे तो Q2/Q1 माइनस Q2, और COP ऑफ हीट पंप निकालेंगे तो Q1/Q1 माइनस Q2। ये इसका फार्मूला है। अगर एफिशिएंसी अगर जो भी हीट पंप है या जो भी रेफ्रिजरेटर है, अगर वो रिवर्सिबल है तो हम रिवर्सिबल है तो हम Q2/Q1 माइनस Q2 की जगह पे हम T2/T1 माइनस T2 रख सकते हैं। ठीक है, आप एक टर्म ये याद रखना कि ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है। COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1, ये आप याद रख सकते हो। ओनली केस पॉसिबल सम टेम्परेचर लिमिट ऑपरेटर ओनली व्हेन, मतलब सेम टेम्परेचर लिमिट में ऑपरेट होने चाहिए। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप जो होता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 होता है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन मीन्स ये इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन दी वर्किंग सब्सटेंस नहीं, टाइप ऑफ फ्लूइड नहीं, डिजाइन ऑफ इंजन नहीं, टेम्परेचर ऑफ दी सोर्स एंड सिंक, क्योंकि 1 माइनस T2/T1 इसका इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल का होता है। इफिशिएंसी इज कार्नोट साइकिल मैक्सिमम फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन, ये भी सही है। ये क्वेश्चन दिया है कि 347 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोर्स टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे सिंक टेम्परेचर है, तो इसको हम केल्विन में चेंज कर देंगे, 273 से जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। तो 1 माइनस T2/T1 या 1 माइनस Q2/Q1 करके हम इसका निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि एफिशिएंसी 20% दिया है और नेट वर्क डन 100 किलोवाट है। तो यहाँ से हम Q1 निकाल लेंगे और W नेट होता है Q1 माइनस Q2, तो यहाँ से हम Q2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एफिशिएंसी है, आप इसको याद रखेंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि एक सोर्स टेम्परेचर दिया है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे। केल्विन में चेंज करेंगे तो 600 केल्विन, और T2 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो 300 केल्विन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो T1 है वो T2 से क्या है, बड़ा है।
तो अगर हमको COP ऑफ रेफ्रिजरेटर पाना है तो डिजायर इफेक्ट क्या होगा, डिजायर इफेक्ट हमारा लोअर टेम्परेचर होगा अपन वर्क इनपुट, और Q2 अपन Q1 माइनस Q2 अपन T2 अपन T1 माइनस T2 फॉर द रिवर्सिबल एंड आइडियल। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। हीट पंप निकालना होगा तो हीट पंप के लिए डिजायर इफेक्ट आपका क्या होगा, Q1 अपन Q1 माइनस Q2 ओ आर T1 अपन T1 माइनस T2। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। तो COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1। ये चीज़ कुछ टर्म है आप ये याद रख सकते हैं, जैसे कि ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा, गामा मतलब गामा इन द मतलब CP अपॉन CV, CP अपॉन CV, गामा इन द सेंस CP अपॉन CV। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ट्राई टाइपिंग गैस में आते हैं O3 ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल एंड CO2, तो जिनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है 6 होता है। तो गामा की वैल्यू क्या होती है 4/3 यानी 1.33। तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए ये आप ये चीज़ें याद रखेंगे कि 1+2 अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, और एग्जाम्पल होते हैं ओजोन और CO2, और गामा की वैल्यू क्या होती है 1.33। ट्राई एटॉमिक है ना, तो ट्राई एटॉमिक देखो, ट्राई ट्राई यानी 3, तो डबल 3 आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक गैस के लिए हीलियम आर्गन यानी जो 18 ग्रुप में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं, हीलियम आर्गन जिनान रेडान, ये सब मोनोटॉमिक गैस होती हैं, इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.67, और डायटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1+2 अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डायटॉमिक गैस के लिए 1.4 होती है। डायटॉमिक मालिक्यूल्स के लिए O2 नाइट्रोजन के लिए 1+2 अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, गामा की वैल्यू 1.4 होती है। तो आप बेसिकली एक याद रख लो, डायटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, मोनोटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.67 होती है, ट्राइएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.33 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी याद कर सकते हो, और ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होती है, डायटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है।